दोस्तों नमस्कार। देखिए EHI 05 जो कि हम पढ़ते हैं 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य के बीच के भारत के बारे में पढ़ते हैं। EHI 05 का हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये 20 नंबर में आने का संभावना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवारी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्या वे अपने उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम थे? मतलब कि अंग्रेज़ों द्वारा जो अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवारी बंदोबस्त भारत में लागू किया गया था, क्या वह अपने लक्ष्य को हासिल कर चुका था? या यदि किया था तो आप उनका चर्चा कीजिए, नहीं किया था तो क्या क्यों नहीं किया था? और एक करिएगा महलवारी बंदोबस्त, ये भी इसी प्रश्न में आपको बता देंगे। ये 20 नंबर में आने का संभावना है। आइए इसको विस्तार से उत्तर जानते हैं। जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए जानते हैं इसको, देखते हैं। अंग्रेज़ों की भूमि और भू राजस्व नीति। देखिए अंग्रेज जो थे वो कोई भी भू राजस्व नीति भू राजस्व लेने के लिए ही कोई भी बंदोबस्त भारत में लाया था। वो अपने आप को एकदम फ्री लेते थे कि हमको सिर्फ टैक्स चाहिए। एक व्यापार के माध्यम भूमि पे एक व्यापार करना चाहते थे टैक्स के थ्रू। वो टैक्स किसी न किसी थ्रू से आए, उसके लिए कभी अस्थाई बंदोबस्त कहिए, कभी रैयतवारी बंदोबस्त, कभी महलवारी बंदोबस्त भारत में लागू करते रहे। आइए जानते हैं इसको। 1757 में बंगाल पर अपना अधिकार जमाने के पश्चात अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब को नाम मात्र का शासक बना दिया। 1757 में जब बंगाल को जीता था तो वहाँ के नवाब को एक नाम मात्र का नवाब बना दिया। उस पर कोई भी मतलब अधिकार नहीं दिया था और स्वयं सारी राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में रखी। उन्होंने भारत के कुछ भागों पर भू राजस्व नीतियों का प्रचलन शुरू किया। अंग्रेज़ों ने यहाँ आने पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की भू व्यवस्था प्रचलित की। उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम प्रांत के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त यानी कि जमींदारी तथा प्रचलित की, जो समस्त भारत की 19% भूमि थी। अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया था भारत में, वो भारत में जितना भी भूमि था उसमें 19% पे अस्थाई बंदोबस्त चालू किया। दूसरी व्यवस्था महलवारी, जो उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब में प्रचलित की गई, जो समस्त भूमि का 30% था। भारत में जितना भूमि था उसमें 30% महलवारी प्रथा आरंभ की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। देखिए रैयतवारी व्यवस्था, जो बम्बई और मद्रास क्षेत्र के अधिकतर भागों जैसे असम और अन्य भागों में थी, जो भूमि का लगभग 51% रैयतवारी व्यवस्था लागू किया गया था। सबसे अधिक 51% रैयतवारी, महलवारी 30% और अस्थाई बंदोबस्त 19% अंग्रेज़ों द्वारा भारत में लागू किया गया था। आइए आगे देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त। देखिए अस्थाई बंदोबस्त 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेज़ों की दीवानी समाप्त हो गई थी। उन्होंने 1772 में भूमि का अस्थायी प्रबंध आरंभ किया था। देखिए अस्थाई बंदोबस्त क्या होता था कि 10 साल के लिए किसानों को भूमि दिया जाता था और उसका टैक्स अंग्रेज सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। उन्होंने 1772 में भूमि का अस्थायी प्रबंध आरंभ किया था। नीलामी, यदि कोई टैक्स नहीं देता था तो भूमि का नीलामी कर दिया जाता था, दूसरे के हाथ में दे दिया जाता था। नीलामी के आधार पर 5 वर्षों के लिए भूमि दी जाने लगी थी। 5 से 10 वर्ष के बीच में भूमि दी जाती थी। 1778 में भूमि की नीलामी प्रतिवर्ष होने लगी, जिससे भू राजस्व में हानि हुई। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और लगान भी निश्चित समय पर नहीं मिल पाता था। यदि ये प्रत्येक वर्ष जो नीलामी होने लगा ज़मीन का, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी, लोगों में तनाव बढ़ा और लगान भी सही टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिलने लगा।
आइए आगे देखते हैं। 1786 में 10 वर्षीय व्यवस्था भी लागू की गई, परंतु 1789 से अस्थायी प्रबंध पर जोर दिया जाने लगा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि का अस्थायी प्रबंध कर भूमि के स्वामित्व का अधिकार जमींदार को दे दिया, साथ ही उसे पृथक और हस्तांतरणीय बना दिया। मतलब कॉर्नवालिस ने एक कानून लाया जो बताया कि भूमि जो है अस्थायी रूप से कृषक को दे दिया जाए, उसका स्वामित्व कृषक हो, किसान होगा, और यदि किसान मर गया तो उनका बेटा जो है जमीन का मालिक होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, जमींदार भूमि को बेच सकता था। मतलब कॉर्नवालिस जो कानून लाया था उसमें क्या क्या था कि किसान मालिक होगा, किसान यदि मर जाने के बाद उसका बेटा मालिक होगा, किसान जमीन को बेच सकता है अथवा रहन या दान में दे सकता था। किसान को प्रजा मान लिया गया और उनके भूमि संबंधी परंपरागत अधिकार छीन लिए गए। भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 10% निर्धारित किया गया। जमींदार के तमाम न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि जमींदार समय पर भू राजस्व नहीं देता तो उसकी भूमि जब्त की जा सकती है। यह व्यवस्था इंग्लैंड, देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो है, यह व्यवस्था कहाँ से लाया गया था? यह इंग्लैंड से लाया गया था, जो भारत में उस टाइम शासन कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ से लाई गई थी। देखिए, यह व्यवस्था इंग्लैंड में प्रचलित जमींदारी तथा प्रथा से प्रेरित थी। यह व्यवस्था अंग्रेजों के लिए हितकारी थी। इस व्यवस्था ने एक ऐसा वर्ग खड़ा कर दिया जो अंग्रेजों के प्रति वफादार था। टैक्स वसूलने के लिए जो आदमी लगाया गया था किसानों के लिए, वो अंग्रेज के प्रति काफ़ी वफादार हो गए थे। जो आगे चलकर जब 1857 का क्रांति हुआ था, यही वर्ग उस क्रांति में सपोर्ट नहीं किया था, वो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे। देखिए, इस वर्ग ने बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। इससे अंग्रेज़ों की भू राजस्व की वृद्धि हुई। इस व्यवस्था से पूर्व भू राजस्व वसूली के लिए सेना और अन्य अधिकारियों को लगाना पड़ता था, अब उनकी आवश्यकता न रही। इस व्यवस्था से कंपनी के खर्च भी कम हो गए। इससे कंपनी की आय सुनिश्चित हो गई। इसके कारण एकरूपता आई और सरकार बार बार भू राजस्व तय करने की कठिनाई से बच गई। परंतु यह व्यवस्था कृषकों के लिए एक अभिशाप बन गई। इसने एक ऐसे जमींदार वर्ग को जन्म दिया जो रैयत अर्थात कृषक की भलाई पर जरा भी ध्यान न देता था। कार्वर एक ब्रिटिश का गवर्नर जनरल था। उसके अनुसार युद्ध, अकाल और महामारी के बाद ग्रामीण समुदाय में भयंकरतम वस्तु अनुपस्थित जमींदारी वर्ग का होना था। मतलब जब युद्ध होता था किसी राज्य से एक दूसरे से, उस टाइम अकाल होता था उस राज्य में, महामारी, और ये सब भयंकर रूप ले लेती थी। जमींदारों द्वारा शोषण किसी से कम न था। मतलब जमींदार का मतलब कृषकों का शोषण करना था। शोषण किस टाइप से? यदि आपका फसल 100 रुपया का है, उसमें आप 40 रुपया हमको दीजिए और 60 रुपया में आप उसमें फसल लगाइए, जो बचता आप खाइए। मतलब एक तरह से शोषण ही करना होगा। आगे चलकर ये 40 से बढ़ा के 60 भी कर दिया जाता था। इससे क्या होता था? जमींदार को मतलब किसान को जमीन बेचना पड़ जाता था। आइए आगे देखते हैं। इसरो मुकदमेबाजी बढ़ी। इससे मतलब कोर्ट में केस किया गया। इससे कृषकों के कष्ट कई गुना बढ़ गए। उनके अधिकारों को पूरी तरह से भुला दिया गया। जमींदारों ने समय समय पर कृषकों पर मनमानी शर्तों भी लादनी शुरू की। इस व्यवस्था से प्रारंभ में बहुत से जमींदार भी नष्ट हुए, क्योंकि वे सरकार द्वारा निश्चित भू राजस्व वसूल न आइए आगे देखते हैं। भू राजस्व न कर सके। B.R. मिश्रा का कथन है, मतलब एक लेखक थे, उनका कहना है, सरकार ने पूरी तरह
राजनीतिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लाखों के हितों को कुछ के स्वार्थों के लिए कम कर दिया और बलि कर दिया। मतलब बी आर मिश्रा का कहना है कि सरकार ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत से लोगों का बलि दे दिया, उनके हितों का स्वार्थ को कम कर दिया। आइए देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था कैसे फैला, कहाँ तक था। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह व्यवस्था मद्रास, बरार, बम्बई और असम में प्रचलित की गई। इस व्यवस्था में रैयत मतलब कृषक की भूमि का स्वामी होता था। सरकार और रैयत के बीच जमींदार की भांति कोई मध्यस्थता न था। रैयत तब तक जमीन का स्वामी होता था जब तक वह समय पर भू राजस्व देता रहता था। इस प्रथा में भू राजस्व 20 से 40 वर्षों तक के लिए निश्चित किया जाता था। मतलब 20 से 40 वर्ष के लिए एक टैक्स फिक्स कर दिया गया, आपको 20 से 40 वर्ष में इतना ही देना है, बीच में नहीं बढ़ाया जाएगा। प्रत्येक रैयत भू राजस्व के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी था। भूमि रैयत के अधिकार में रहती थी और उसे उपयोग करने या छोड़ने का उसे अधिकार था। रैयत का भूमि पर स्वामित्व बढ़ने से कृषि सुधार की बड़ी बड़ी आशाएं थी। आर्थर यंग ने लिखा है, किसी की व्यक्ति को चट्टान पर भी निश्चित अधिकार दे दीजिए तो वह उसे बगीचे में परिवर्तित कर देगा। यदि आर्थर का कहना है कि यदि आप पहाड़ को भी एक निश्चित अवधि के लिए दे दिया जाए तो उसको भी बगीचे के रूप में कन्वर्ट कर देगा। उसे 9 वर्षों के लिए बगीचे का ठेका दे दीजिए तो वह उसे रेगिस्तान में परिवर्तित कर देगा। ठेरा मतलब 9 वर्षों के लिए ठेरा का मतलब हुआ कि ज़बरदस्ती उससे वसूलना। कोई भी टैक्स यदि 100 रुपया कमा रहा है तो उसमें 80 रुपया खींच ही ले तो वो रेगिस्तान ही ना बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, परंतु यह व्यवस्था भी कृषकों के लिए लाभकारी नहीं हुई। रीड और मुनरो को इस व्यवस्था का लागू करते वक्त इससे बड़ी आशाएं थीं। यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो रीड और मुनरो ने लागू किया था। इससे उनको बड़ी आशाएं थी कि टैक्स अच्छा से आएगा। भू राजस्व खेत की अनुमानित आय का 1/2 भाग निश्चित किया गया, यानी कि जितना उपज हो रहा है उसका 1/2, यानी कि 100 रुपया उपज आ रहा है तो 50 रुपया आप कंपनी को दीजिएगा। परंतु सरकार की मांग पर यह प्रायः कुल उत्पादन का 45% से 55% तक हुआ। मुनरो ने इसे 33.33% उचित माना। आर.सी. दत्त का मत है कि भू राजस्व जो भी निश्चित किया गया वह बहुत अधिक था। तत्कालीन जिला कलेक्टरों की रिपोर्टों से भी यह स्पष्ट होता है कि साथ ही इस व्यवस्था से भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती गई। यह क्रम आगे देखते हैं। देखिए, निरंतर बढ़ता गया। इस व्यवस्था में यह प्राचीन ग्रामीण समुदाय का विकास पर एक कटु प्रहार था। इस व्यवस्था से उचित रूप से भू राजस्व संभव नहीं था। आइए देखते हैं, रैयतवाड़ी देखने के बाद महलवाड़ी व्यवस्था भी देख लेते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, भू राजस्व की यह व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रदेश और वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित हुई। इस पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महल जो जागीर का एक भाग होती थी। इस व्यवस्था में जो है कृषक मालिक नहीं था खेत का, कोई ग्राम या गांव या मोहल्ला को दे दिया जाता है, इतना ज़मीन आप कर सकते हैं और उसका टैक्स दे सकते हैं। इस प्रथा के अनुसार भू राजस्व के बारे में समझौता किसी जमींदार या रैयत के साथ न होकर गांव के सभी पट्टेदारों से एक साथ किया जाता था। इसमें भू राजस्व देने की जिम्मेदारी संपूर्ण महल की होती थी। भू राजस्व निश्चित करते समय तमाम गांव की भूमि जाती थी। पंजाब में संशोधित महलवाड़ी प्रथा लागू की गई, जिसे
कभी कभी ग्राम व्यवस्था भी कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भी भू राजस्व अत्यधिक था। उत्तरी भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व भू राजस्व 135 लाख रुपये था। उत्तरी भारत में 135 लाख रुपये था, जो ब्रिटिश शासन के प्रथम वर्ष में 156 लाख रुपये, दूसरे वर्ष में 161 लाख रुपये और तीसरे वर्ष में 168 लाख रुपये निर्धारित हुए थे। ये देखते हैं 1807 से 1818 के बीच अनेक अधिकारियों के विरोध के बाद भी इसे 45% बढ़ा दिया गया। 1822 के बाद भी इसे 45% बढ़ा दिया गया। 1822 में यह वास्तविक संपत्ति का 80% लगाया जाता था। महलवारी प्रथा 1833 के अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। महलवारी प्रथा से सरकार से सीधा संपर्क स्वामित्व और भूमि की उर्वरता बनी रही, परंतु इस प्रथा से भी भू राजस्व निश्चित नहीं हो पाता था और ग्रामीण समुदाय का विकास संभव न था। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं भारत की परंपरागत प्रथाओं की प्रतिकूल थी। जो भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो रैयतवाड़ी, अस्थाई और महलवारी प्रथा लाई थी भूमि टैक्स वसूलने के लिए, कर टैक्स लेने के लिए, यह परंपरा भारत के लिए प्रतिकूल रही। देखिए, जमींदारी प्रथा इंग्लैंड में प्रचलित, सामंतीवाद तथा प्रथा रैयतवाड़ी फ्रांस में प्रचलित, कृषक स्वामित्व और महलवारी भारतीय आर्थिक समुदाय की नकल मात्र थी। इन सभी व्यवस्थाओं से कृषकों की हालत खराब होती गई। छोटे छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों और काश्तकारों की दशा दयनीय हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिखर गई। ग्राम पंचायतों का महत्व नष्ट हो गया। इससे अंग्रेजों को एक ऐसा हित चिंतक वर्ग खड़ा हुआ जो उनका पक्षपाती रहा। इन व्यवस्थाओं ने भूमि को एक माल या वस्तु के रूप में माना जो कभी भी खरीदी या बेची जा सकती थी। अभी तक भूमि रब, ईश्वर की मानी जाती थी। भूमि के संदर्भ में यह मौलिक परिवर्तन था जिसने भारत के कृषक के ग्रामीण समुदाय के स्वरूप को और गांव को ही बदल दिया। वस्तुतः यह भारतीय कृषकों को उनकी जड़ों से उखाड़ने का प्रयास था। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये 20 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप देख जाएं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जुड़िए, आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।